ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी ऑपरेशन जल्द। फ्रांसीसी एएफ के कर्नल ने दावा किया है नोवो रोसिया से होगा ऑपरेशन। यह जानकारी सामने आ रही है। और वहीं ज़ायपरिसिया में आमने सामने की जंग। एएफयू पर रूसी सैनिकों का हमला। ट्रेंच में छुपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया है। और वहीं कुर्स्क में रूस का बारूदी अभियान। यूक्रेनी सेना पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया। एएफयू की बचाव की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। तो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपना बदला प्लान एक्टिव कर दिया है और एक ही रात में रोस्टोव, मॉस्को, कुर्स्क और अपनी जमीन पर हुए हमले का बदला ले लिया। लेकिन इस बदले की कार्रवाई में पुतिन ने ऐसे 2 ऑपरेशन लॉन्च कर दिए जिसका मकसद है 2 हफ्ते में कुर्स्क की आजादी और कीव पर रूस का ध्वज। इस रिपोर्ट में आप देखिए पुतिन का जय बढ़त प्लान आखिर है क्या। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज क्षेत्र राजधानी कीव, जहां हमला करने से पहले क्रेमलिन में विचार विमर्श होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा नियमों का प्रमुखता से पालन होता है। जिससे अमेरिका और नेटो सदस्य देशों के एयर डिफेंस कवच प्रदान करते हैं। उन कवचों के सुरक्षा घेरों को भी भेद कर रूसी प्रक्षेपास्त्रों ने यूक्रेन के केंद्र को दहला दिया। और यह हमला साधारण नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी की रात मॉस्को ने जिस रणनीति के तहत हमले किए हैं वो बताते हैं कि अब पुतिन के 2 ऑपरेशन एक साथ लॉन्च हो चुके हैं। पहला है कुर्स्क मुक्ति अभियान और दूसरा है ऑपरेशन की फतेह। अपने दोनों ही मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत मॉस्को ने विध्वंसक अंदाज में की है। कुर्स्क से लेकर कीव तक रूसी फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके कई शहरों को दहला दिया। मारियंस्की पैलेस के पास तक रूस का बारूद फटा है, जो बताता है कि पुतिन के इरादों में इस जंग के 2 मकसद हैं। पहला यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियारों से हुए हमलों का बदला लेना और दूसरा अगले 2 हफ्तों में कीव फतेह के साथ बारूदी अभियान का अंत। और इसका प्रामाणिक ट्रेलर है यह तस्वीर, जिसमें कीव को टारगेट बनाकर रूस ने 111 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इन आत्मघाती ड्रोन्स के साथ ही यूक्रेन के केंद्र कीव को बैलिस्टिक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की सबसे महफूज जगह मारियंस्की पैलेस के पास भी रूस के ड्रोन गिरे हैं, जो बताते हैं कि कीव में लगे डिफेंस सिस्टम को रूसी हथियार धोखा देकर ज़ेलेंस्की के करीब पहुंच गए हैं। और दूसरा चौंकाने वाला हमला तीसरी तस्वीर में है, जो किया गया है कीव के सेंट्रल बैंक पर। यही वो बैंक है जिसके जरिए कीव अभी चल रहा है। हालांकि इसमें बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रूस की ये विध्वंसक एयर स्ट्राइक नए साल की पहली तारीख को हुई है और ये अब तक की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्ट्राइक है, जिसमें पूरा कीव दहल गया। टारगेट कीव के तहत रूस ने 111 आत्मघाती शाहिद ड्रोन लॉन्च किए थे।
इन ड्रोन्स में से 63 को मार गिराने की जानकारी कीव ने दी है। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने 65 मिसाइलें भी दागी हैं। इन मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्कंदर भी शामिल थी। यूक्रेन ने इन ताकतवर मिसाइलों में से 11 को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। अब यूक्रेन ने भले ही रूस के हमलों पर जवाबी कार्रवाई होने का दावा किया है, हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है, लेकिन इन्हीं दावों से साबित होता है कि रूस ने वृहद पैमाने पर हमला किया है, जो मिशन कीव फतेह के शुरू होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि इन एयर स्ट्राइक के मुकाबले जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इधर कीव ने रूस पर दबाव बनाने के लिए कुर्स्क पर बढ़त बनाई है। उस कुर्स्क में भी यूक्रेनी फोर्स पर भीषण टारगेटेड हमले किए गए हैं। जिन 2 ऑपरेशन को लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य जल्द से जल्द यूक्रेन के कब्जे से कुर्स्क को मुक्ति दिलाना है। तो वही कीव फतेह के साथ युद्ध विराम की घोषणा करके अपनी कठपुतली को मारियंस्की पैलेस में बैठाना है, ताकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव की रूस के खिलाफ जाने वाली 2 शर्तें खुद ब खुद खत्म हो जाएं। यानी रणनीति के 2 हिस्से, जिनमें से पहली रणनीति की विस्तृत रूपरेखा जान लीजिए। कीव तक यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस ने अपने जिन लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया है, वो ऐसे हैं कि किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाए। अपने ऑपरेशन कीव के तहत रूस ने ब्रियांस्क, ऑरियोल, प्रिमोर्स्को, अख्तरस्क और क्रीमिया से चौतरफा हमला किया, ताकि डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाए और रूस के इस रणनीति के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई। रूसी हवाई हमले में सूमी, खार्किव, निप्रो, किरोव, वोग्राद, पोल्तोवा, चरकासी, चर्निहाइव और राजधानी कीव बारूद से दहल गए। ना तो नेटो के लिए जो नेटो की तरफ से डिफेंस सिस्टम दिए गए वो काम आए, और ना ही बचाव के दूसरे साधन काम आए। मारियंस्की पैलेस तक धमाकों की गूंज सुनाई दी है, लेकिन ये सिर्फ हवाई हमले नहीं थे, बल्कि रूस ने इन हमलों के दौरान अपने लोकल बैटल ग्रुप्स के जरिए जमीनी ऑपरेशन में भी बढ़त बनाई। इसमें सेंथ बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के जवाबी हमले विफल कर दिए। जैपेड बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के 8 ब्रिगेड पर हमला करके बढ़त हासिल की। वोस्तोक बैटल ग्रुप ने खरसों में यूक्रेनी फोर्स का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। युग बैटल ग्रुप ने यूक्रेन की कई पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। सेवियर बैटल ग्रुप ने खार्किव में यूक्रेनी सेना पर घातक हमलों को अंजाम दिया और नीपार बैटल ग्रुप ने खरसों क्षेत्र में युद्ध में बढ़त हासिल कर ली। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन बैकफुट पर जरूर है, लेकिन जितनी क्षमता है उसी से मुकाबला कर रहा है। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं, जिसमें रूसी ठिकानों पर पार्टिसन रॉकेट से हमले किए गए हैं। दावा है कि यूक्रेनी नेशनल गार्ड तीसरे ऑपरेशनल असाइनमेंट स्पार्टन ब्रिगेड पेट्रो बोलबोचन के ड्रोन ऑपरेटर रूस के स्टारलिंक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इनमें मुकाबले के लिए इस क्षेत्र तक रूस के लोकल बैटल ग्रुप पहुंच चुके हैं, जो यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन रूस को हुए नुकसान गिनाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डाल रहा है। लेकिन पुतिन के इरादे साफ हैं, और ये इरादे प्रेसिडेंट पुतिन के सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करके बता दिए हैं। उनके मुताबिक पिछला वर्ष रूस के लिए उपलब्धियों का रहा है और वर्ष 2025 रूस के लिए विजय का वर्ष होगा। जिसके मायने ये है कि अब कीव पर जीत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। लेकिन रूस की रग कुर्स्क का फैसला अभी बाकी है।
इसलिए ये अभियान कुर्स्क में भी उतना ही घातक स्तर पर जारी है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। कुर्स्क और ब्लास्ट के सीमावर्ती क्षेत्रों में रूसी फोर्स के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले यूक्रेनी सैनिकों की तबाही का ये लेटेस्ट वीडियो है। इन्होंने इस क्षेत्र को किला बनाया था और अब ये किला रूस के सैनिकों ने हवाई हमलों से ध्वस्त कर दिया है। पहली पंक्ति में खड़े नेटो से यूक्रेन को मिले 3 टैंक्स की कब्र बनाने वाले रूसी पैराट्रूपर्स की ताकत फाइबर ऑप्टिकल कंट्रोल्ड FPV ड्रोन्स हैं, जिन्हें कुर्स्क में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर यूक्रेनी सैनिकों के पास जो गिनती के हथियार बचे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। ये वीडियो कुर्स्क के एल्गोव का है, जिसमें स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल से रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का दावा है। लेकिन यूक्रेनी सेना के पास ये हथियार कब तक बचेंगे, यूक्रेनी फोर्स कब तक लड़ पाएगी, ये किसी को नहीं पता। मुमकिन है कि यूक्रेनी फोर्स खुद हथियार डाल दे, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना 46,460 से ज्यादा सैनिक खो चुकी है। 262 टैंक कुर्स्क में नष्ट हो चुके हैं, 143 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं, 1381 आर्मर्ड अटैकिंग व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं, 1280 दूसरी गाड़ियां भी कुर्स्क में कबाड़ हो चुकी हैं। इनके अलावा 337 आर्टिलरी, 43 MLRS भी यूक्रेनी फोर्स गंवा चुकी है। जिसका सीधा मतलब है कि रूस के ताबड़तोड़ हमले अब कुर्स्क में फिर से रूसी ध्वज फहराने के लिए हो रहे हैं, और ये ध्वज फहराने की श्रृंखला का विस्तार कुर्स्क से लेकर कीव तक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया से अहम खबर। सीरिया में विद्रोही गुटों में जंग। SNA के रडार पर मिसाइल हमला हुआ है। YPJ की महिला ब्रिगेड का अटैक, ये देखिए आप। और वहीं रूस यूक्रेन वॉर की बात करें तो रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। पुतिन ने नए साल में यूरोप में नए टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। इन सब के बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं ट्रंप सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन का सरेंडर ना करा दे या फिर युद्ध विराम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो यूक्रेन के हाथ से निकल सकते हैं, जबकि नाटो को इस बात की फिक्र है अगर यूक्रेन हार गया तो पुतिन आगे दूसरे देशों पर हमला करेंगे। इसलिए ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति बदल दी है। वो नाटो देशों के साथ मिलकर ट्रंप से बातचीत की तैयारी में है। इसके लिए एक खुफिया प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिससे ट्रंप को सैन्य मदद के लिए तैयार किया जा सके। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की और नाटो का ब्लूप्रिंट, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। नए साल में अगर पुतिन ने हमले का नया पैटर्न अपनाया है तो ज़ेलेंस्की ने भी अब युद्ध नीति बदल डाली। अब नए तरीके से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने तबाही मचाई हुई है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रणनीति के 2 फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पर वो रूस पर हमले करके उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। दूसरे फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके युद्ध को लंबा खींचने की सहमति बनाने में जुटे हैं। यानी ज़ेलेंस्की ने अपना कूटनीतिक दांव भी खेलना शुरू कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के काउंटडाउन से यूक्रेन की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप बाइडेन की युद्ध नीति का विरोध कर चुके हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि ज़ेलेंस्की दुनिया के बेस्ट सेल्समैन हैं। वो अपना दर्द बेचकर अमेरिका के $1 बिलियन ले जाते हैं। अब ट्रंप की वापसी हो रही है
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जेलेंस्की की डिमांड पूरी करेंगे। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से ज्यादा अरब पर फोकस करने का मन बना चुके हैं। यानी इजराइल को सैन्य मदद दी जाएगी, जबकि यूक्रेन की मदद रोकी जा सकती है। जेलेंस्की को इसका अंदाजा हो चुका है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री बता रही है कि यूक्रेन नेपथ्य में जाने वाला है। इस बीच दो बयानों ने जेलेंस्की की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। रूस में अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी ने कहा है कि वॉशिंगटन मॉस्को के साथ कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए तैयार है, जबकि स्लोवाकिया की एमईपी यानी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कैटरीना रॉथ ने कहा है कि मॉस्को भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। यानी यूरोप में हालात जेलेंस्की के हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार आते ही जेलेंस्की की मुसीबत और बढ़ सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को दी गई सैन्य मदद में भ्रष्टाचार की जांच करा सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध विराम करा सकते हैं और अब यूरोप में शांति वार्ता की चर्चा शुरू हो गई है। नेटो देशों में दो गुट बन गए हैं। एक गुट यूक्रेन को सैन्य मदद देने का हिमायती है, जबकि दूसरा गुट शांति प्रक्रिया के जरिए युद्ध रुकवाने का पक्षधर है। बदलते हालात को देखते हुए जेलेंस्की ने भी अपनी युद्ध नीति को बदला है। अब वो नेटो को आगे रखकर डोनाल्ड ट्रंप को साधने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के जरिए ट्रंप से सीक्रेट मीटिंग की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बैकडोर से नेटो की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट बना लिया है, क्योंकि नेटो जल्द ही यूक्रेन को नॉन न्यूक्लियर सैन्य मदद देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ट्रंप टीम के संपर्क में है। हालांकि जेलेंस्की की यह रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के करीबी यूएस से मिलने वाली मदद की चोरी करने का आरोप जेलेंस्की पर लगा रहे हैं। डर है कि ट्रंप सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन में जांच शुरू करा सकते हैं। इसलिए जेलेंस्की यूक्रेन के कई इलाकों से रूस को पीछे ढकेलने में लगे हैं। अगर युद्ध विराम होता है तो रूस का कब्जा काफी कम जमीन पर हो सके और यूक्रेन से समझौता हो तो जेलेंस्की को कम नुकसान का सामना करना पड़े। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के हमलों से काला सागर में विध्वंस मचा हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सेवेस्तोपोल बेस पर नेवल पोस्ट खाक हो गई। यूक्रेन ने हमले के लिए सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस दौरान रूसी वॉरशिप पर भी लगातार हमले किए गए। वॉरशिप से उड़े 2 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। यूक्रेनी फाइटर जेट ने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। MI-8 हेलीकॉप्टर पर स्टॉर्म शैडो से हमले किए गए। ओडेसा पोर्ट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से काला सागर में रूस यूक्रेन में बारूदी घमासान जारी है। कुर्स से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि जेलेंस्की को उम्मीद जगी है कि ट्रंप का रुख बदल सकता है, क्योंकि कई देश बैकडोर से ट्रंप को सैन्य मदद के लिए तैयार कर सकते हैं। उन देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया शामिल हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो ट्रंप टीम के संपर्क में हैं। हो सकता है ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो, जबकि उससे पहले मैक्रो और ओलाफ शोल्स मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर ट्रंप की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रोड मैप क्या होगा, जबकि ऐसी स्थिति में यूक्रेन की तरफ से बयान आया है। जेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार मिखाइलो पोडोलियक ने कहा है, बातचीत के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। कोई वार्ता प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि रूस को इस युद्ध के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। यानी जेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।
बेलगोरोद में 13 रिहायशी इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की। कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर डाली। सेवेस्तोपोल पर भी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पिछले साल यानी 2024 में रूस के 37,000 ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने काला सागर में तबाही मचाई हुई है, जिसमें रूस के 2 हेलीकॉप्टर मार गिरा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रेमलिन की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेटो से यूक्रेन को सस्ते और हल्के कामिकाज़े ड्रोन बनाने की तकनीक मिल चुकी है, जिससे वो खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है। ड्रोन खतरे को देखते हुए रूस ने नया प्लान बनाया है। अब तमाम एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। एयर डिफेंस तैनात करके सुरक्षा की जा रही है, जिससे यूक्रेन के ड्रोन हमले रोके जा सके। इस प्लानिंग को रूस ने ड्रोन कारपेट नाम दिया है, लेकिन यूक्रेन के पास बारूद सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। अगर सैन्य मदद नहीं मिली तो यूक्रेन का खात्मा तय है। अब सब कुछ ट्रंप के रुख पर निर्भर करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई दांव खेले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 24 घंटे में अमेरिका के 3 शहर दहल उठे। अलग अलग वक्त पर 3 शहरों में हमले हुए। न्यू ऑरलियंस में हुए लोन वुल्फ अटैक के तार आईसिस से जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही सवाल ये उठा है कि क्या तीनों हमलों का आपस में कोई कनेक्शन। किसी को अंदाजा नहीं था कि साल 2025 अमेरिका के लिए 3 मनहूस खबर लेकर आएगा। नए साल पर अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में लोन वुल्फ अटैक हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क के क्लब में एक सिरफिरे ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये न्यू ऑरलियंस की तस्वीरें हैं, जहां 1 जनवरी की रात सबसे पहला हमला हुआ। यहां सड़क पर कई लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, गाने के धुन पर थिरक रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक 50 लोगों को कुचलते हुए यहां से निकलता है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद हमलावर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। इस हमले को कुछ ही घंटे बीते थे कि न्यू ऑरलियंस से 1700 किलोमीटर दूर लास वेगस में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका एक टेस्ला साइबर ट्रक में हुआ था। धमाके के वक्त ट्रक ट्रम्प टावर के सामने खड़ा था। अचानक पहले धुआं उठता है और फिर ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इस धमाके से आसपास अफरा तफरी मच जाती है। अभी अमेरिका इन हमलों से संभला भी नहीं था कि न्यूयॉर्क के क्लब में एक सिरफिरा घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटे में अमेरिका एक के बाद एक 3 बार जिस तरह से दहला, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में हुए हमले कोऑर्डिनेटेड थे, क्या सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ, और क्या हमलावर एक दूसरे के संपर्क में थे। फिलहाल इसे लेकर FBI जांच कर रही है। दरअसल शक है कि इन तीनों हमलों के पीछे ISIS का हाथ है। इस शक को बल न्यू ऑरलियंस में हुए लोन वुल्फ अटैक से मिल रहा है। न्यू ऑरलियंस आतंकी हमले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। शमसुद्दीन जब्बार का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। वो 10 साल अमेरिकी सेना में रह चुका है। जब्बार के ट्रक पर ISIS का झंडा मिला है। पिकअप ट्रक से IED के अलावा हथियार भी मिले हैं। शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस वाले ट्रक एक ही एजेंसी से रेंट पर लिए गए थे। हालांकि अभी इन हमलों को लेकर कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नए साल में इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इजराइल ने खान यूनिस में रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, जिसमें कई बेकसूर भी मारे गए। इस दौरान बेंजामिन की युद्ध नीति का कई जगह विरोध शुरू हो गया है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया है, जब तक एक भी हमास का लड़ाका जिंदा है, ऑपरेशन चलता रहेगा। Ayasofya'nın açılması hayalidir. Bugün kapıları ardına kadar açık. Elhamdülillah.
एक तरफ गाजा में बारूद की बारिश हो रही थी, इजराइल हमले कर रहा था। दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। We're here to declare to Gaza, you are not alone. ये तुर्की के इस्तांबुल से आई तस्वीरें हैं, जहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी। हाथों में फिलिस्तीन के बैनर पोस्टर थे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. इस दौरान कई शिप भी वहां मौजूद थे, उन पर लोग सवार थे। Hem Halep'te Veli Camii'nin kapıları açık. ये इजराइल के गाजा में हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार हुंकार थी, Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. क्योंकि गाजा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है, ये उसके खिलाफ आक्रोश था। Ayasofya'nın açılması hayalidir. इसी तरह तेल अवीव में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कारों से हाईवे जाम कर दिया गया और बेंजामिन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी तरह नए साल पर कई शहरों में इजराइल का विरोध किया गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमले और बढ़ा दिए हैं। दरअसल ये उस हमले का जवाब है जो हमास लड़ाकों ने एक दिन पहले इजराइल पर किए थे। हमास ने काफी दिनों बाद इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक की है। ये माना जा रहा है कि ईरान की मदद से हमास फिर से एक्टिव हो रहा है, इसलिए इजराइल ने दोबारा से गाजा में विध्वंसक ऑपरेशन शुरू कर दिया। साल का पहला हमला खान यूनुस के अल मवासी कैंप पर किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में हमास की एलीट फोर्स अल नुखबा का कमांडर भी मारा गया। ये उसी कमांडर अब अल हादी सबा की तस्वीर है, जिसे आईडीएफ ने मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि यह इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में भी शामिल था। खान यूनुस के कैंप पर हमले में कई लोग घायल भी हो गए। चीख पुकार मच गई, पूरा कैंप जलकर खाक हो गया। कैंप में मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस पर भी हमला किया गया। एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस पर बम गिराया गया। दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि गाजा में फिर से हमास का उभार हो, इसलिए वो हर उस जगह पर बमबारी कर रहा है जहां हमास लड़ाके मिलने का इनपुट मिलता है। इस बार बारी खान यूनुस की थी, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके अपने मंसूबे जता दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।